हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्तमान में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में एक बार फिर से एक टकरार की स्थिति देखी जा रही है और ये टकरार हो रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में। अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और इसी को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस संदर्भ में अपने स्तर पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा आपत्ति इस आधार पर दर्ज की गई है कि जिस चयन समिति में हम लोगों को शामिल किया गया है, उस चयन समिति में जब हम लोगों ने अपनी सिफारिशें दी तो हमारी सिफारिशों को अनसुना क्यों कर दिया गया। हमने जिस आधार पर सिफारिशें दी थी, मानवाधिकार आयोग के महत्व को मद्देनजर रखते हुए अल्पसंख्यकों और जो वल्नरेबल कैटेगरीज हैं हमारे देश के अलग अलग समाज के अलग अलग हिस्सों से, इन सभी के मद्देनजर हम लोगों ने जो सिफारिशें दी थी, हमारी सिफारिशों को बिल्कुल ही नहीं सुना गया और अपने स्तर पर ही, अपने लेवल पर ही केंद्र सरकार के द्वारा एक नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। आज की इस चर्चा में दोस्तों हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। कारण इसका यह है कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका हमारे देश में मानवाधिकार संरक्षण को लेकर के तो हो ही जाती है, वहीं दूसरी तरफ सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस संगठन के बारे में जानना समझना आपके लिए बहुत अधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि जीएस के पेपर 2 में गवर्नेंस के अंतर्गत आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होता है और इस लिहाज से यह विषय, यह चर्चा आपके लिए उपयोगी हो जाती है। सामने मैंने पैनल पर उस खबर को मेंशन किया हुआ है जिसके माध्यम से दोनों सदनों के यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत विपक्ष के नेताओं के द्वारा आपत्तियां यहां पर जाहिर की गई हैं। यहां पर सामने आप उस व्यक्ति की तस्वीर देख पा रहे हैं जिनको वर्तमान में NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री वी रामासुब्रमण्यम जी हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में इस पूरी घटना को देख लेते हैं। दरअसल होता यह है कि इस आयोग के अध्यक्ष का पद 1 जून 2024 के बाद से खाली हो गया था, क्योंकि इस समय जो अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे वो अरुण कुमार मिश्रा जी थे और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले पूरा होता है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। ठीक है जी। और इस लिहाज से जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो एक वैकेंट सिचुएशन क्रिएट हो गया। ऐसे में विजय सयानी साहब को यहां पर एक एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर, एक्टिंग अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया और देन फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष की संदर्भ में यहां पर चर्चाएं चलने लगी और विजय भारती सयानी जो है एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर लगातार अपना काम करते रहे, लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष भी तो होना चाहिए। और इसी लिहाज से जो चयन समिति है, चयन समिति के द्वारा इस संदर्भ में प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन अंततः जो परिणाम निकलकर सामने आया वह विपक्ष को पसंद नहीं आया और देन फिर विरोध शुरू हो गया। यहां पर यह बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनके द्वारा जो विपक्ष के नेता हैं, इन दोनों के द्वारा जो जिन व्यक्तियों की सिफारिशें दी गई थी वो एक ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं और एक पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। जो पारसी धर्म से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है रोहिंग्टन फली नरीमन और जो ईसाई धर्म से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है कुट्टीइल मैथ्यू जोसेफ। और इस लिहाज से इनके द्वारा ये अपना तर्क रखा जा रहा था कि हमने श्री फली नरीमन जी के लिए और श्री जोसेफ जी के लिए जो अपना तर्क रखा था, जो अपना आधार दिया था, इसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि हमारे देश में, हमारे देश के मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित इस महत्वपूर्ण संस्था के लिए कतई सही नहीं है, क्योंकि हमने इसके महत्व को समझते हुए और वल्नरेबल सोसाइटीज की जो स्थिति है इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इन लोगों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें दी थी, है ना। और यहीं पर सरकार के द्वारा इस मामले में अनदेखी कर दी गई है। क्लियर है।
इस बीच यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में यदि हम बातचीत करें तो यह एक सांविधिक संस्था के तौर पर काम करता है। साल 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया गया था, 12 अक्टूबर 1993। और इसके अंतर्गत 1+5 जो सदस्यों की संरचना है यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों की स्थिति यहां पर दिखती है। ठीक है जी। जो अध्यक्ष की भूमिका होती है इसके संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI रह चुके हों या फिर पूर्व न्यायाधीश रह चुके हों, इनमें से कोई भी जो योग्यता है वो इनके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है जी। या तो पूर्व CJI हो या फिर पूर्व न्यायाधीश रहे हों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। क्लियर है जी। अच्छा, इसके अलावा अब हम चयन समिति की बात करें तो इसमें टोटल 6 सदस्यों की भूमिका देखी जाती है, जिसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और वो कौन होते हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री की भूमिका यहां पर सदस्य के तौर पर देखी जाती है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत जो विपक्ष के नेता हैं उनकी भूमिका यहां पर देखी जाती है। विपक्ष के नेता, ठीक है जी। इसके अलावा जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के अंतर्गत जो उपसभापति होते हैं उनकी भूमिका देखी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, है ना। और इस हिसाब से जो ये 6 व्यक्ति होते हैं इस चयन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। देन अंततः आपसी सलाह मशविरे से फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है और देन फिर वो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा और इस आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। गेटिंग इट? ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार इसको लेकर के सवाल बनते भी हैं कि चयन समिति में किनकी भूमिका होती है। मैं यहां पर फिर से एक बार दोहरा देता हूं, प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता करते हैं, गृह मंत्री की भूमिका होती है, लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत विपक्ष के नेता जो भी हैं उनकी भूमिका होती है और साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका होती है। ठीक है जी। और इस हिसाब से ये सारी व्यवस्था को अंजाम दिया जाता है। क्लियर है? जहां तक बात आती है कि आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका किस कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि भारत में कई सारे स्तरों पर मानवाधिकार का उल्लंघन न केवल महिलाओं के लेवल पर, बच्चों के लेवल पर, वृद्धजनों के लेवल पर, तृतीय लिंगी के लेवल पर, अल्पसंख्यकों के लेवल पर, है ना, जातिगत और जनजातिगत स्तर पर, इन सारी स्थितियों के मद्देनजर जो एक मानवाधिकार के उल्लंघन की स्थितियां हैं वो कई बार देखी जाती रही हैं और ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मामले में सक्रियता से काम करता है। हालांकि यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि इस आयोग के द्वारा उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में सुनवाई की जाती है जिस घटना के संपन्न हुए 1 साल से ज्यादा नहीं हुए। मान लीजिए कि कोई भी घटना घटती है और उस घटना के हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, तब उसके संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास में कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती है। यदि 1 साल के भीतर कोई भी घटना घटती है तो फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्तर पर सक्रियता दर्शाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास में जो शक्तियां हैं दोस्तों वो दीवानी न्यायालय के स्तर की शक्तियां मिली हुई हैं। गेटिंग इट? इसके अलावा देश में कोई भी अन्वेषण एजेंसी है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके अधिकारियों को किसी भी मामले में कार्रवाई करने के लिए यह आदेश दे सकती है, जैसे कि CBI हो, NIA हो या फिर कोई भी ऐसी अन्वेषण एजेंसी हो, इन सब के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा निर्देश आदि जारी किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो इस चर्चा के जरिए हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से ये आयोग काम करता है
और किस तरीके से अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। वर्तमान में जो विवाद यहाँ पर देखा गया विपक्ष के नेताओं के माध्यम से, उन्होंने अपने स्तर पर क्या कुछ पक्ष रखे, इन सभी महत्वपूर्ण डायमेंशंस को हम लोगों ने इस चर्चा के जरिए देखा और समझा। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर विराम करेंगे, लेकिन इससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको दे देता हूं। एक्समस यानी कि क्रिसमस का बहुत ही बेहतर, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जा रहा है। कल ही यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का आयोजन है और इस खास मौके पर P2I फाउंडेशन बैच के अंतर्गत आपको बहुत ही बेहतर ऑफर के साथ में एडमिशन मिल सकता है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 26,999 या फिर 32,999 में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, यदि आपका टारगेट 2026 है तो उस हिसाब से आपकी जो फी है वो 26,999 है, और यदि आप 2027 को टारगेट करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर जो इसके लिए फी है वो 32,999 रुपए है। और इस लिहाज से आप इस कोर्स के जरिए अपने जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही आराम से और सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यदि आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आईएएस प्री 2025 को लेकर के टारगेट कर रहे हैं और उनको कंफ्यूजन है कि आखिर कैसे हम अपनी अंतिम समय में पूरी तैयारी को कंपाइल करें, तो आपके लिए SIP प्लस 2025 बैच की शुरुआत की जा रही है 31 दिसंबर से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। मात्र 5,000 रुपए में राइट नाउ आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और इसके जरिए अपनी प्री 2025 की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी है, तो आप इस मेल आईडी के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये मेरा इंस्टा चैनल है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।